सर जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आ जान दो बच्चों को। छोटा सा चीज गुड पूछनी मॉर्निंग सर। आ रहे हैं हम, छोटी सी चीज पर ही आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो जो आपसे कल पूछा सर बर्ड वाली चीज, वो Good bird morning, वाला पूछा था सर। वो सही था आंसर, सर्किट कंप्लीट नहीं होता, कुछ तो भी आंसर दिया वो सर ऑफिशियल में भी वही दिया था सर। नहीं, सर्किट का यही है, सर्किट वाला ही आंसर उसका आंसर है ना ये। डिफरेंस जीरो होता है ना, मतलब दोनों ये सेम उस- पोटेंशियल पे अरे उसका क्वेश्चन है ना। हाँ के भी का है। क्या हाँ, पूछ रहे हैं सर ये? कुछ नहीं, ये है कि चिड़िया इस पे बैठी रहती है, ये चिड़िया बना दो। देखो बताया ये था आपने। ये तो आ चुका है पहले कहीं। ये चिड़िया अरे है। वो उसमें कुछ ये और मरी क्यों नहीं? हाँ तो ये तो एक ही वायर पे रखते दोनों पे। दोनों की पोटेंशियल उसका हाँ, सेम ही है, सेम होता है, ये डिफरेंस बताया क्रिएट ही है। नहीं हुआ। हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस आए ही नहीं तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। हाँ, सर उनका रीजन बड़ा खतरनाक तो उन्होंने दिया था, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस बहुत वाला हाई वो है, कुछ फ्रीक्वेंसी लो है। क्या क्या कह रहे हैं? यूज किया था उन्होंने। ये है सही आंसर ये। ठीक है इवन हम भी पकड़ लेंगे, हमारा भी कुछ नहीं होगा अगर दोनों हाथ ऐसे दोनों पकड़े हाथ। तो कुछ नहीं होगा। सर अगर सर एक हाथ में अगर थोड़ा सा टाइम लगा आ गया सर तो कुछ हो जाएगा। नहीं क्यों, तब सर्किट कंप्लीट नहीं था। ये हाथ हवा में इधर है ना? सर्किट कंप्लीट नहीं है। फर्क ही नहीं अगर पड़ता। हवा में लटकना complete पड़ेगा, नहीं है, जमीन पे तो नहीं हो कोई सकते। difference नहीं। सर फिर होगा कब? जमीन को तो touch करेंगे तब। जमीन में खड़े हो पोटेंशियल जाओगे। डिफरेंस जब आएगा बस ये चिड़िया ऐसे तब दो अलग अलग वायर एक पकड़ टांग लेगी इस तब। पे, एक टांग इस पे, जमीन को छू लो। अच्छा इसलिए गेली उड़ जाती है। समझ गए? सर फेज 1 और फेज 2 वायर्स को हाँ। छू लिया तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा ना, क्योंकि फेज 1 का फेजर इधर है, उसका इधर है, इन दोनों का डिफरेंस तो आएगा ना v√3। हाँ सर कुछ तो v√3 आएगा ना डिफरेंस। चिड़िया ने समझ गए कैसे क्या कहा मैंने? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ सर 120 हाँ सर आ गया। चलो आ जाओ अब वापस अपने। सर जो वेव्स है ना स्ट्रिंग में सर ना, स्ट्रिंग आगे मूव करती है ना जब उसमें वेव्स आती हैं तब। अरे स्ट्रिंग कहाँ मूव करती है यार, तुमने देखा नहीं? स्ट्रिंग अपनी जगह थी, ये डिस्टरबेंस ऐसे गए थे। सर वो ऊपर नीचे होते हैं। ये पॉइंट अगर P इधर है तो ये पॉइंट P अब भी यहाँ है, ये जो Q यहाँ था ये Q यहाँ है। सर नेक्स्ट पॉइंट पे है ना वो वेव ऊपर हुई है। पता नहीं क्या कहा है। सर मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया। एक बार समझ में आई, जाके उल्टी वापस क्यों आती है, मतलब नीचे से वापस क्यों वो आती अभी है? नहीं आएगी, सो वो कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ये कि ओके। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये वापस आई तो ऐसी क्यों आई, ये मैं वजह अगली क्लास में बताऊंगा। सर जो पीक पॉइंट होता है वहां पर हमारा टेंशन भी सबसे कम रहता है और फोर्स एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होता है, तो फोर्स देता कौन है? ये भी अगली क्लास में, अगली क्लास में तुम्हें ये पता चलेगा। देखो आज की क्लास में तो मैंने ये बताया होता कैसे है, क्यों है, वो अगली क्लास में आएगा। कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसको एक kx चाहिए, एक एनर्जी चाहिए हाफ kx²। इसकी तो कुछ हद तक हिंट मिल चुकी है कि शायद वो स्ट्रेन के फॉर्म में है, ठीक है। हाँ सर। लेकिन ये आखिरकार रिस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, ये अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। सर कौन से टाइप का स्ट्रेन है वैसे? स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके सर। dy/dt है ना, पॉइंट के ऊपर नीचे होने की वेलोसिटी है ना। हाँ dy/dt ये वाली वेलोसिटी है, ऊपर नीचे होने की। सर यहाँ पर भी जो हमारा जी काम करेगा ग्रेविटेशन, वो सिर्फ मेन पोजीशन शिफ्ट करने का काम करेगा। ग्रेविटेशन का रोल ही खत्म कर दो, ना के बराबर ग्रेविटी का रोल आएगा। मतलब जैसे अगर हम स्ट्रिंग को करते हैं तब तो ग्रेविटी का रोल आता ही है ना? नहीं आया, मतलब स्ट्रिंग इतनी कम मास की है कि इसको हम वैसे भी टाइट कर रखे हैं, ग्रेविटी इसको डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रही। ग्रेविटी का रोल नेग्लेक्ट कर दो, ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो सर वो जो था कि हमारा एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन में सबसे ज्यादा हो रहा था और सबसे ऊपर सबसे कम, तो वो ग्रेविटी की वजह से नहीं था? नहीं, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड तो हर जगह सेम है ना सबका। वेलोसिटी स्ट्रेन इन द थ्रेड जो अपन का दो बीट्स नहीं के बीच। अरे यार वो तो यार बिल्कुल सिंपल सा है, ये ऐसे था, ये सिमुलेशन में क्या देखा फिर, ये ऐसा था। अब अगर तुम इसको ऐसे करोगे, ऐसी बनेगी कि नहीं? हाँ यहां खिंचाव सबसे ज्यादा है ना। ये तो मतलब ये तो अपन ने देखा ना, अपन को इसका रीजन नहीं पता ना। रीजन तो कॉमन सेंस है यार, पार्टिकल दूर दूर हो गए तो खिंचाव आ गया इसमें। हाँ जो दिख रहा है उसमें भी रीजन चाहिए कि ये ऐसे थे, अगर ये वेव होती तो ये इधर आता, ये इधर आता, ये इधर आता। हाँ वो तो हाँ। देखो यहाँ गैप बढ़ रहे हैं, यहाँ गैप हाँ। उतना ही है, तो यहाँ एक्सटेंशन आया। हाँ अब
समझ गए ना? हाँ ये सर। तो शेप की वजह से, स्ट्रिंग का शेप ऐसा है इसलिए। इसी कारण से टनल चाहिए। जो आपने सर एक रिंग वाला एग्जांपल लिया था, उसमें आपने रिंग अभी को मैं आ डिस्टर्ब रहा, रुको 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 बीच में वो चेंज मत करो, हम पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था। पहला पॉइंट हमारा था जो ये स्प्रिंग वाला सिमुलेशन आ गया था, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना रेजिडेंट से पलट रहा है ना? और एक स्पीड टेंशन पे डिपेंड कर रही है, हमें पता नहीं था किस पे, रूट टी पे, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। और इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये था कि डिस्टरबेंस आगे पीछे जा रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये पार्टिकल का मोशन है, ये वेव का मोशन है। तो दो टर्म आएंगे, एक आएगा पार्टिकल वेलोसिटी, एक आएगा वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी थी √T/μ और पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा ए। एक्चुअली ओमेगा ए नहीं है, मैक्सिमम है ये। हाँ वो HCl कर रहा है। तो ये माइनस ओमेगा ए से ओमेगा ए के बीच में। सर वेव स्पीड क्या थी? ये √T/μ। वेव स्पीड तो डिस्टरबेंस लेफ्ट टू राइट कितनी स्पीड से जा रहे हैं, पार्टिकल अप डाउन हो रहे हैं। हाँ वेव स्पीड कांस्टेंट है, हाँ सर समझ आ गया। पार्टिकल स्पीड वेरिएबल है। सर जो टेंशन पे डिपेंडेंस है वो कॉमन सेंस था कि नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए कॉमन लिखा? सेंस नहीं था, नहीं तो सर मैं समझा नहीं देता ओमेगा कॉमन। सर ओमेगा भी तब ना जब साइन फंक्शन हो। साइन फंक्शन होता है, वो साइन ही हम डील करेंगे। हाँ आगे सर समझ बुकलेट में ये सर बुकलेट में लिखा था वेव फ्रंट, ये क्या वेव होता है? फ्रंट वेव ऑप्टिक्स में आएगा, अभी तुम उसको छोड़ सकते हो। वेव फ्रंट सर मैं एक बार सर अपन इसमें सर मैं देख रहा था सर, जब अपन फिक्स्ड एंड बना रहे थे सर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव बन नहीं रहा था मेरे से। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टर्म कहाँ से आ गया? ये मैंने कब बोला? ये क्यूआर क्लास में बोला है? सर नहीं जैसे बोला। धर्मासन ने बताया था एक बार। अरे रुक जाओ, अगली क्लास में पता चलेगा, अगली की अगली में पता चलेगा वो। ठीक है, अभी तो जितना मैं बात कर रहा हूं ये पक्का क्लियर है। पहला पॉइंट, यस सर। दो तरह की वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है जो डिस्टरबेंस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगी? वेव वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम ओनली। और हाँ सर। ये मीडियम ओनली की प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं साउंड की स्पीड 340 है, Linear। तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि ये 340 20 हर्ट्ज की है कि 1000 हर्ट्ज की है कि 20,000 हर्ट्ज की है, सबकी बराबर है ना? हाँ क्योंकि अगर ये डिफरेंट होती, मान लो अगर ये डिफरेंट होती, तो जो हम बोलते हैं उसमें हजारों फ्रीक्वेंसी होती हैं। कोई आवाज आपके कानों तक जल्दी पहुंच जाएगी, कोई देर में पहुंचेगी, लेकिन आवाज तो सभी एक साथ जाती हैं। आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंट है। तो ये फ्रीक्वेंसी या सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? ये तो सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है। आप जोर से चिल्लाओगे तो जल्दी आवाज नहीं पहुंचेगी, तेज आवाज पहुंचेगी उतनी देर बाद ही। ये आ गया समझ में? एम्पलीट्यूड। हाँ सर। तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ये सोर्स डिपेंडेंट है। क्लियर? कॉमन सेंस है? यस सर। क्योंकि जैसे वो सिमुलेशन में भी देखा होगा कि हम कितने जल्दी ऊपर नीचे कर रहे हैं वो टाइम पीरियड डिसाइड कर रहा है, कितना हाइट दे रहे हैं वो एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से जा रहा है ये तो मीडियम खुद डिसाइड करेगा। हाँ सर। लेकिन वेवलेंथ सर मुझे ये दोनों का वेवलेंथ दोनों की, दोनों का क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, इसीलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैव डिफरेंट वेवलेंथ बट सेम स्पीड। ठीक है? सर आपने सेम स्पीड इसलिए बोला था क्योंकि मीडियम सेम है और आपने इसलिए हर जगह सेम स्पीड मान के चला था। किसमें? सर क्योंकि मीडियम सेम है तो इसलिए आपने हर जगह सेम स्पीड मानी थी ना? मीडियम सेम है तो स्पीड सेम मानी हमने, बिल्कुल। सर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है हमारी, उसमें एम्पलीट्यूड का मतलब समझ भी नहीं आया, एम्पलीट्यूड किस चीज को कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैंने समझाया ही नहीं है, आगे पीछे होना है, उसमें एम्पलीट्यूड ये है, साउंड में आएगा वो। सर रस्सी में कोई भी जो अपन वेव डालेंगे वो हमेशा साइनसोइडल वेव होगी रस्सी में जब भी हम जग देंगे? नहीं, हम बहुत आसान, अरे हम आसान केस पढ़ रहे हैं साइनसोइडल। एक बहुत ही खतरनाक एक मैथमेटिशियन थे, फोरियर। हाँ, फोरियर ने क्या कहा था कि एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ साइन वेव्स। उन्होंने कहा था हम हर वेव को साइन वेव के समेशन में लिख सकते हैं। सर साइन से हम कोई भी फंक्शन, और साइन स्टडी कर लें तो हम कोई भी फंक्शन स्टडी कर लेंगे, लेकिन ये कॉलेज में पढ़ोगे कि कैसे लिखना है और
इससे इस पे कैसे जाना है, इस पे वापस कैसे आना है। सर ये मतलब 100% सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैथमेटिकली ट्रू है, लेकिन इतना ये है कि पूरा एक सब्जेक्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए ना, पूरे सेमेस्टर में आएगा ये। सर अपन जो सब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे कांस्टेंट तभी वाली आएगा चीज कि थी सर, सब्जेक्ट इसी नहीं वजह से उसमें जो रिफ्रैक्शन वाली चीज में वो फ्रीक्वेंसी इंक्लूड नहीं होती थी। हाँ फ्रीक्वेंसी क्योंकि सोर्स की प्रॉपर्टी है ना। चलो यहां तक पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी लैम्डा वैम्डा। चलो दूसरा पॉइंट कि वेव इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म की होगी, ये समझ में आया। यस सर। हाँ सर। या तो इस फॉर्म की या इस फॉर्म की, मतलब उसमें x भी आएगा और कंबाइन करके हम इसी को लिख सकते हैं f ऑफ ax प्लस माइनस bt, लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर। यस सर। तो इसमें स्पीड कितनी हो गई, B by B. A by B ये समझ में कैसे सोच रहे हैं, a कॉमन ले लो। जी सर, ये कॉमन x में देखेंगे। और उसके बाद टाइम। एक्स अब में कितना कंपेयर कर चेंज लो, आ रहा है? अब ये x प्लस vt फॉर्म बन गया, हाँ ये सर। हमारा यस wave सर। यस सर Yes, एफ sir. ऑफ टी में से एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला वो बता देंगे। f ऑफ t में से f ऑफ x कैसे निकाला, क्या कह रहे हो ये, f अगर of t एफ में ऑफ से, टी, अगर कोई फंक्शन टी के फॉर्म में गिवन है किसी, हाँ तो ये है ना प्लस माइनस x बाय c। अच्छा ये कैसे किए बता ओके लॉजिकली कैसे, डायमेंशन हाँ, पहले तो ये समझो, पहले तो ये था हम इसमें से a कॉमन लें तो x प्लस माइनस b बाई टी बनेगा, हाँ और इसमें से b कॉमन लो तो t प्लस माइनस x बाय b बाई a बनेगा। हाँ A by B. तो हम इस समझ गए ना, इसको हाँ पूरे को सर। एक नया g फंक्शन सोच लो, हाँ समथिंग g ऑफ दिस फॉर्म है, इसको कुछ नया g या h मान लो, ये इस अच्छा फॉर्म का है, ओके। ये तो हाँ मैथमेटिकली है, लॉजिकली भी समझा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है जो लॉजिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि ये हमारा स्नैपशॉट है जो कि c स्पीड से जा रहा है। अगर आपको इसका फंक्शन पता है तो आफ्टर टाइम t ये वेव यहां कहीं पहुंचेगी, तो इसका फंक्शन ये f है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x माइनस CT। मेरे ख्याल से तो कॉमन सेंस है, जी सर। पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। मतलब ये स्नैपशॉट t इक्वल टू 0 का गिवन था, हमें किसी भी t का निकालना था, रिप्लेस x बाय x माइनस ct, इस तरफ जा रही होती तो प्लस ct। क्लियर सर ये स्नैपशॉट ही बोलते हैं अपन। स्नैपशॉट ही तो बोला, और क्या बोला, नहीं सर मतलब कुछ साइंटिफिक टर्म नहीं होता। स्नैपशॉट ही टर्म है। चलो दूसरा आया अब कि f ऑफ t अगर गिवन होता, कि f ऑफ t गिवन होता, सॉरी f ऑफ t गिवन होता, तो पहले ये समझो y और t गिवन है, x तो है ही नहीं, इसका मतलब ये दरअसल क्या है, ये दरअसल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, ये फील कर पा रहे हो, यस सर। एक बार स्टेटमेंट समझा दीजिए। फ्लक्चुएशन गिवन है, उसमें कैसा हो? ये सोर्स का y का t के साथ फ्लक्चुएशन गिवन है, मतलब जैसे ये रोप थी, ये पार्टिकल t के साथ कितना ऊपर नीचे हो रहा है ये गिवन है। अच्छा वो तो जब होगा ना, लेकिन जब x एक तरीके से x वो तो हमने मान लिया ना इसी को x इक्वल टू वही तो 0। माना। हाँ ठीक है फिर, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ना रूप पे। हाँ हाँ उसी को ओके, x इक्वल टू हाँ 0, सर। अभी x इक्वल टू 0 मान, ये समझ में आया। अब बस ये समझो कि जो इसके डिस्टरबेंस t इक्वल टू 0 पे हैं, मतलब जो किसी भी टाइम t पे इसके डिस्टरबेंस है, फील करना, की बात आएंगे। हाँ। क्योंकि ये आगे जाएंगे तो इनमें एक लैग आ जाएगा। तो ये समझिए। तो बताता हूं, ये ऐसा है, एक वेव अगर ऐसे जा रही है ना, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा कोई पार्टिकल है x पे, वेव ऐसी जा रही है c पे, तो इसका फंक्शन मुझे लिखना है g ऑफ x, इसका फंक्शन f ऑफ x है, इनमें रिलेशन क्या होगा, x तो minus g of x at t is same as f of x at t minus x by x। यस सर। हाँ बिल्कुल यस सर। सब क्या? हाँ सर। किसी भी टाइम पे जो इस पे घटना घटेगी, यस सर सही है। किसी भी टाइम पे जो इस पार्टिकल p पे घटना घटेगी, वो ct टाइम पहले, सॉरी t टाइम पहले इस पे घट चुकी है, हाँ या x हाँ बाय सर। c पहले मान लो, हाँ हाँ सर। सोचो। बताया था।
जो टी टाइम पे इस पे घटना घटी है वो टी माइनस एक्स बाय सी पे इस पे घटी होगी। हाँ 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 तो इसका g ऑफ t इज जी, सेम sir. एज f ऑफ x माइनस t बाय, देख सकते हैं? यस सर। तो हमने x को किससे रिप्लेस किया? x माइनस सी टी। x माइनस सर सीटी ct। हाँ ओके, हम t के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, t के टर्म में लिखना हाँ सर। हाँ t माइनस x बाय सी। माइनस एक्स बाय सी आएगा। t माइनस x बाय एक्स बाय सी। आ गया समझ में? हाँ तो सर। इसका हाँ, इसका सर। टाइम का फंक्शन चाहिए, सिंपली ऐसा है, इसका टाइम का फंक्शन चाहिए तो x बाय सी पहले इसका टाइम का फंक्शन लिख दो। हाँ सर क्या इसे इसका आपने time- मॉडल फिक्स में कभी बताया शायद। हाँ ये हो बताया। सकता है इसका टाइम का फंक्शन चाहिए, बस सुन लो, इसका टाइम का फंक्शन चाहिए हाँ तो इसका टाइम का फंक्शन लिख दो x बाय सी बिफोर। सर वो मिल जाएगा आगे वाला। सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस कर रहे हैं ना। आगे कौन से एक मिनट, ये एक्सेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस नहीं है सर ये सेम ही होगा, ये कैसे कहा? अरे यार, Common sense यही है। तो यही सिग्नल तो यहाँ जा रहे हैं, जो घटना यहाँ घट रही है वही घटना तो यहाँ घटेगी। सर ये आपने फेस नहीं लिख एक दिया मिनट। इसका। पॉइंट नहीं मूव कर रहा। पता नहीं क्या कर रहे हो शिफ्टिंग ये, point नहीं बस बस ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हाँ। Q है, हाँ। ये टाइम T पे यहाँ है, तो यही सिग्नल T माइनस एक्स बाय सी पे यहाँ थे। हाँ सर। ओके ओके। तो हाँ, सर। इसका डिस्टरबेंस किसी भी टाइम पे और इसका डिस्टर्बेंस T माइनस एक्स बाय सी पे बराबर आएंगे। हाँ हाँ, सर, सर। सर बिल्कुल आएंगे। Constant है। हाँ सर अब चल गया सर। सर क्या ऐसा समझ कर गए? क्यों रहे हैं? हमने यहाँ पर एक्सेस तो शिफ्ट कर अरे दिया। यार कर क्यों रहे हैं? अरे ये फंक्शन से हम ये निकालने वाले हैं, ये पूछा था ना बच्चे ने कि ये हम कैसे लिख देते हैं। यार सर यहाँ पर हम एक्सेस को शिफ्ट ही तो कर रहे हैं, मतलब अपन ने पूरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट ही हाँ तो हाँ मान लो एक्सेस ऑफ शिफ्टिंग मान लो, ठीक है। सर टी टाइम पहले की बात कर रहे हैं ना हम बस। हाँ अरे यार कितना कॉमन सेंस है, ये बताओ यहाँ पे कोई एक वीडियो देख चल रहा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, और मान लें ये डिस्टेंस अच्छा खासा है, ये 1 लाइट ईयर है, ये 1 लाइट ईयर है, ठीक है। यहां जो वीडियो चल रहा है 1 साल बाद इसको दिखेगा, 2 साल बाद इसको 2 साल बाद इसको दिखेगा, ठीक है। मतलब इसका अगर किसी भी टाइम पे, जैसे इसका फंक्शन अगर मैं t नाम दे रहा हूं कि इसको किसी भी समय पे वीडियो सिग्नल t मिल रहा है, तो वो सिग्नल इसने t माइनस 1 ईयर पहले पैदा किए होंगे। हाँ सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ और उसको t+1 ईयर बाद हाँ, देखेंगे। बिल्कुल। बाद देखेंगे। समझ गए? हाँ तो बस हाँ। ये सिंपली ऐसा है। तो अगर आपको ये पता है कि इसके सिग्नल एक ही टाइम पे, हमने इससे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, इसने कहा मेरे सिग्नल हैं f ऑफ t, इसने कहा मेरे सिग्नल हैं g ऑफ t, इसने कहा मेरे सिग्नल हैं h ऑफ t, तो इनमें मुझे रिलेशन चाहिए। हाँ तो सर। मैं ये कह रहा हूं g ऑफ t इज सेम एज f ऑफ t माइनस 1 माइनस ईयर, 1। यस सर सही है। h ऑफ t इज सेम एज f of t minus 2। एफ ऑफ टी माइनस 2। आ गया समझ f ऑफ t प्लस हाँ सर। हाँ, f सर। ऑफ t माइनस 2 प्लस टी माइनस और h ऑफ t इज सेम एज g ऑफ t माइनस 1। -1। -1। हाँ सही बात है। बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल। कुछ समझ आ रहा है? जी सर। हाँ हाँ सर। सब समझ में आ रहा था। जी को उस टाइम के 1 साल जो पहले सिग्नल मिलेंगे उससे उस हाँ, टाइम पे को मिलेंगे। लगा कॉमन सेंस? बिल्कुल हाँ, सर। हाँ। यस हाँ। सर। ये 1 लाइट Yes, ईयर sir. की जगह x होता तो यहाँ पे x बाय c आता। वही तो हाँ टाइम सर। हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता। आ गया समझ? अब आ गया तो अब। बस यही समझने की कोशिश करो, ये डिस्टरबेंस ऐसे जा रहे हैं c स्पीड से, मैंने इसका फंक्शन लिख रखा है कुछ f ऑफ t है, तो यहां से x आगे का फंक्शन f ऑफ t माइनस एक्स बाय c होगा, और यहां से x डैश पीछे का फंक्शन f ऑफ t प्लस एक्स बाय c होगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है, टीवी Yes, sir. रेडियो में भी ये यूज होता है ना सिग्नल रिपीट करने का। सिग्नल रिपीट करने का ये क्या चीज है? बिल्कुल नहीं है, उससे इसका कोई लेना देना। पर सर फील से ये चीज आ रही है कि वो टाइम आगे जाएंगे जा रहेगा, टाइम तो प्लस होना चाहिए उसमें। अरे इसकी घटना जो इस पे घटी, इस पे कुछ हाँ। देर बाद घटेगी ना। हाँ कुछ देर बाद घटेगी। इसे कुछ कम तो करना time ज्यादा पड़ेगा। ये होगा तो ना। हाँ
टाइम ज्यादा नहीं होगा, मतलब कुछ देर कितना बाद ज्यादा ही तो है, एक्सरसाइज ये करेंगे जी ऑफ टी तब से function। कंपेयर करना। अच्छा वो सर हाँ टी इसका से नाम तो जी कंफ्यूज हो ऑफ रहा टी है। है ना। हाँ सर हाँ बिल्कुल ठीक। चल है सर, चल है। और आ रट गया। मारो, सलाह दे रहा हूँ, रट मारो। नहीं सर, आ गया, आ गया। आ तो गया। अब हमारा फंक्शन जैसे एफ ऑफ ये सॉरी साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का फंक्शन था। तो यहां से ये x1 का फंक्शन लिखूं और x2 का फंक्शन लिखूं, तो x1 का फंक्शन क्या आएगा? साइन के x1 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। x2 का फंक्शन या तो मैं इसमें x2 छाप दूं, या सोचो अगर ये f ऑफ t है तो मुझे इसका फंक्शन लिखना है, तो ये f ऑफ t माइनस x2 माइनस x2 माइनस x1 बाय लैम्डा। x1 बाय ओमेगा। सी 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 सही है सर। अरे ये डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाय टाइम। x2 माइनस हाँ ठीक है, ठीक है तो सर। इसका फंक्शन लिखना है अगर मुझे, तो इसका फंक्शन मैं लिखूं साइन ऑफ की, तो x1 को रिप्लेस करूंगा किससे? x1 ही रहेगा। माइनस सॉरी t को रिप्लेस करना है, t को रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा साइन की x1 प्लस ओमेगा t को t माइनस x2 माइनस x1 बाय c प्लस 5, ये बनता। यस। इसी को देखो तो ये साइन kx1 कट गया, सोच लो ये लिखा है ओमेगा बाय के होता है। हाँ सर, सही है। तो इसका माइनस kx1 इसके प्लस kx1 से कट जाएगा, बचेगा क्या? kx2 प्लस ओमेगा टी प्लस 5, और डायरेक्ट x2 छापने पे यही आना चाहिए था। हाँ। मतलब कंक्लूजन क्या है कि इस वाले के लिए हम इसको सोर्स मान सकते हैं। इक्वेशन तो सेम आ रही है, तो लेकिन सर प्लस क्यों आ रहा है? प्लस के x1 आ रहा है और माइनस के x2। हाँ सर, आप सर क्या कह रहे हो? क्या कट गया सर? क्या कट गया तो है मेरे सर? क्या x1 कैसे कट गया? नहीं सर, वो कटा का प्लस है ना, वो एक प्लस। मिनट किससे? हाँ सिग्नल इस तरफ जा रहे थे ना, तो मैंने ये फॉर्मूले में ही कहीं पे गलत लिखा है। हाँ सर। माइनस। हाँ माइनस समझे जल्दी? हाँ सर, हाँ पॉजिटिव में जा रहा है तो ओमेगा ही माइनस होगा। ठीक है, माइनस की एक्स होगा ना? सही है सर। अरे कहीं भी माइनस कहीं भी लगा दो, 5 मैनेज कर लेगा ना। हाँ एक में पाई का चेंज आ जाएगा। हाँ, पाई तो वेरिएबल मतलब पैरामीटर है। हाँ, एक में पक्का समझ में आया? हाँ सर, राइट जा रहा था इसलिए। तो कंक्लूजन समझ में आया कि हमने इसको सोर्स मान के इसका आंसर लिखा तो भी इक्वेशन सेम आई। जी सर। मतलब बात बिल्कुल सही भी है, इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, तो सभी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यही तो वेव है। जैसे बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे, है ना, पीछे वाले ने धक्का मारा, सबको धक्का लग गया, तो इस वाले पर्सन के लिए धक्का इसने मारा, हाँ इसके लिए धक्का इसने मारा, इसके लिए इसने मारा, इसके लिए इसने मारा। तो हर पार्टिकल अगले आने वाले के लिए सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये इसके लिए सोर्स है, ये इसके लिए सोर्स है, ये इसके लिए सोर्स है। तो दरअसल यही प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। समझ में आया। हम वेव ऑप्टिक्स में ये चीज पढ़ेंगे, हाइगन थ्योरी करके एक आएगी जिसमें यही प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर। सर आपने क्लास में एक ट्यूनिंग फॉर्क का बताया सर, वो एक बार बता दीजिए। आ रहा हूँ ट्यूनिंग फॉर्क पे, रुको। अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको y का t के साथ दिया है और y का x के साथ, ये समझ गए ये चीज क्या है? ये किसी भी समय का फोटो है और ये ऑक्सीलेशन ऑफ सोर्स है। पॉइंट, हाँ। ठीक है, तो इसमें हमें t को t प्लस माइनस एक्स बाय सी से रिप्लेस करेंगे, इसको x को x प्लस माइनस सी टी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, फंक्शन हमारा x, t था, ये y था। तो ये समझ में आया कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। यस सर। आ गया समझ में? हाँ सर। ये पार्टिकल वेलोसिटी देता है, हाँ वो ये स्लोप ऑफ वेव। जी सर।
सर इसमें मुझे ये dx पूछना by था del कि अगर t मैं पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करता और डायरेक्टली टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता तो भी दूसरे मेरे को वाले को वेलोसिटी कांस्टेंट मिलनी मानते चाहिए हैं। थी। तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना मतलब दूसरे को कांस्टेंट मानना, पार्शियल डेरिवेटिव ही तो है। तो फिर किस नहीं पॉइंट तो के लिए फिर मैं करती x तो एक dx by dt वाला टर्म भी आ जाता ना मेरा। अरे फिर x तुम्हारा कांस्टेंट कैसे? तो कांस्टेंट ही तो है। x तो फाइंड कांस्टेंट करना उससे पड़ेगा मिलेगा किस ना। पॉइंट के लिए कर रहे हैं। वो तो तुम ये करते डेल y ओके इज इक्वल टू डेल f बाय डेल x इंटू dx डेल f बाय डेल t इंटू dt, ये यूलर फॉर्मूला लगाते। हाँ समझ गया सर, वो मतलब किसी पर्टिकुलर x के लिए तो कर रहा हूँ वो चीज। वो y में चेंज आता फिर। तो या ओके तो हम x के साथ डेरिवेट करेंगे या t के साथ डेरिवेट करेंगे, ठीक है। और ओके ये सर पर खुद ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये खुद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी पार्टिकल x की x किसी t भी का टाइम t पे फंक्शन पोजीशन। ऑफ पार्टिकल t फंक्शन एट एट अ x टाइम एट टाइम, एट अ टाइम टाइम t। मतलब x टू t अगर आप, टाइम हाँ मतलब मेन चीज क्या है, अब सुन लो अच्छे से, स्नैपशॉट है। कि अगर आप x और t दोनों छाप देते हैं, कि आपने x की वैल्यू 2 t की वैल्यू 3 छाप दी, तो आपको इंस्टेंटेनियस पोजीशन मिली। सर स्नैपशॉट समझ मिलेगा गए? ना? ये ये स्नैपशॉट सर नहीं है, एक ही पॉइंट तो मिला, एक पॉइंट मिलेगा, ग्राफ ही नहीं मिला तुम्हें, तो एक सिंगल वैल्यू मिली ना। दोनों कांस्टेंट हो गए ना। अब अगर x आपने 2 छापा और t वेरिएबल रहने दिया, तो ये आपका फंक्शन ऑफ t मिल गया। हाँ सर। तो ये SHM जी सर। इक्वेशन फॉर x इक्वल टू 2। हाँ सर वो और फिक्स पार्टिकल इसमें x ज्यों का त्यों रखा और t की वैल्यू 3 छापी, तो ये स्नैपशॉट f मिल ऑफ गया। x स्नैपशॉट मिल गया। आ गया। स्नैपशॉट। पक्का समझ गए? हाँ सर। यस सर। सर स्नैपशॉट सिर्फ उसी को बोलते हैं क्या जो x के टर्म्स में अरे हम अरे ये डिस्टर्बेंस थे, पर्टिकुलर टाइम पे ये फोटो। वीडियो जो दिखा रहा था मैं पॉज कर दूं किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे अच्छा जो तो पॉज उस किया जो टाइम दिख पे रहा है वो स्नैपशॉट है। वो स्नैपशॉट है। और सर ये dy by dt भी तो एक तरह से स्लोप ही है ना, जिसे पार्टिकल वेलोसिटी लिख रखा है ये स्लोप कैसे है यार? yt ग्राफ में। हाँ तो yt ग्राफ में स्लोप, yt ग्राफ में स्लोप फिजिकल स्लोप नहीं है ना, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये भी मीटर, तो ये दो लेंथ का रेशियो है। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे यार स्लोप ग्रेडियंट नहीं ठीक है सर, slope जैसे है। dy by dx। वो ज्यादा आसान है कि मैं मान लूं कि वो स्लोप है। मतलब मैं ये कह रहा हूं स्लोप हम किसे कहते हैं डेली लाइफ में? डेली लाइफ में स्लोप ये होता है कि हमें वाकई में कोई एंगल दिख रहा है, एक हाइट दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है। तो इसमें ये हाइट और बेस है, दिख रहा है ना फोटो में, समझ में आ रहा है कि ये y है ये x है। ये अब तुम कहो कि yt में हमें दिख तो रहा है, लेकिन t लेंथ थोड़ी ना है, t तो टाइम है। ऊपर नीचे हो रहा है सर, स्लोप कैसे डिफाइन कर देंगे? कि वो फोटो में थोड़ी दिखेगा, फोटो खींचने पे yt ग्राफ नहीं आएगा। हाँ yt कभी नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक ये तीनों पॉइंट क्लियर है? जी सर। दरअसल यही मेन चीज थी इसमें, है ना। चलो अब अगला थर्ड पॉइंट मैंने ये कहा था, मेरे ख्याल से सिमुलेशन से बहुत फील आ गया होगा कि ये कहाँ जा रहा है पॉइंट। हाँ सर ऊपर आ गया नीचे सब? कहाँ जा रहा है वैसे? ऊपर नीचे हो रहा है। नीचे जा ऊपर रहा नीचे ऊपर जा रहा है। क्लियर? ये वाला पॉइंट नीचे नीचे जाएगा। और अगर हम ये समझते हैं तो हम किसी भी समय पे अगर ये वेव मान लो हमारी जा रही होती इस तरफ और हम इस पॉइंट की बात कर रहे होते, जैसे ये पॉइंट जो हमारा था a बाय a√3/2 पे, ठीक है, इस पॉइंट P का, तो ये तो y और x ग्राफ है। तो हमें इस पॉइंट P का y और t बनाना है, तो कैसे बनेगा? ये पॉइंट t इक्वल टू 0 पे, ये a√3/2 पे है। तो क्वेश्चन में नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? अभी से नीचे जाएगा। नीचे जाएगा पहले स्टार्टिंग में। SHM देखें तो इसका ऐसा होगा, मतलब इसकी इक्वेशन आएगी a sin ओमेगा t प्लस फेज कितना कवर अप करके आया? इसका ग्राफ, एक मिनट, ये ग्राफ फील हुआ? यस अब तो समझ में आ जाएगा कि ये फेज कितना है।
हाँ सर बिल्कुल सर। हाँ सर सर हम प्लस पाई बाय 3 लिखेंगे ना? बस माइनस पाई टू बाय ओमेगा 3 टी हो जाएगा। माइनस माइनस ओमेगा लिखेंगे टी। माइनस। अरे ये फेज कितना लिखेंगे बोलना जरा। सही, ओके ओके समझ गया। हाँ इसके माइनस पाई बाय 3 वो गलती हुई। फेज यहाँ से देखते हैं जहां से स्टैंडर्ड साइन चालू होता है। पाई ओके माइनस सर, आगे समझ में? मैं माइनस में। जी सर। अगर ये ग्राफ ऐसे ही बनता ना, मतलब अगर इसको पहले वाले ग्राफ से रिलेट करते तो पी वाले का, अगर ये नहीं नहीं अंतर ये आएगा कि ये गैप यहाँ लैम्डा है, यहाँ ये गैप टी है। टी है। समझ गया ना? हाँ तो ग्राफ सेम नहीं बनेगा, हाइट भर सेम है दोनों ग्राफ की। पक्का समझ गए? एम्पलीट्यूड सेम हाँ है। सर एम्पलीट्यूड सेम है। दरअसल कहा जाए तो आज के पूरे पूरे वीडियो में पूरे डिस्कशन में सिर्फ यही मेन चीज समझनी है कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, और ये जो पार्टिकल यहाँ है ना, और ये जो पार्टिकल यहाँ है, अगर ये भी उतनी ही हाइट पे है तो सोचो ये दोनों की इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी, क्योंकि दोनों नीचे जाएंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से, और सेम फेज में क्यों है? क्योंकि लैम्डा का डिफरेंस है। लैम्डा का 2 पाई x2 माइनस x1 लैम्डा है। 2 लैम्डा है। पक्का समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों फेज में है, मतलब दोनों की आइडेंटिकल इक्वेशन है। चाहे इस केस में फेज डिफरेंस 0 आएगा। बिल्कुल 2 पाई का डिफरेंस आना ही 0 है। अच्छा ओके। हाँ सर ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसके लिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए होती ना? हम सिर्फ साइनसोइडल ही पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली तभी होगी जब रिपीट हो रही होंगी चीजें। हाँ सर, लेकिन अब जैसे अगर आपने सिमेट्रिक ग्राफ लिया था वो 1/1 + x स्क्वायर वाली चीज, उसमें तो फेज का ही मीनिंग नहीं है ना। फेज का मीनिंग ही हमने ये बताओ, फेजर कब बनाए थे हमने? साइनसोइडल थे तो फेजर का मीनिंग ही साइनसोइडल के लिए था, तो यहाँ फेज का मीनिंग ही नहीं है। इसमें तो क्या हुआ, ये एक बार गया वापस आ गया, खत्म हो गया काम। पल्स है वैसे भी वो तो पल्स का समझ गया ना? ठीक है सर, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता ना? ये तो टाइम पे तो डिपेंड करेगा, पीरियोडिक नहीं है। नहीं फर्स्ट केस में जैसे जो हमारा फेज डिफरेंस आया वो सिर्फ पोजीशन पे आया ना, डिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ऐसे सोचो ना, फेज हमारा ये टर्म फेज है, हाँ उसमें ओमेगा टी दोनों टाइम नहीं आ तो रहा। सबके लिए सेम है ना, x1 और x2 दोनों के लिए t वाला टर्म सेम है, तो ये कट जाएंगे, वो ओरिजिन से पहले डिसाइड हो गया। x1 - x2, और ये कोशिश करो कॉमन सेंस बने, ये टर्म कॉमन सेंस है। हाँ सर हाँ सर यस। पूरे वेव ऑप्टिक्स में यही सीखेंगे, पता है? वेव ऑप्टिक्स जितना पढ़ेंगे ना हम, 2-3 लेक्चर का है, उसमें सिर्फ एक यही चीज सीख रहे होंगे। हाँ सर। तो ये बहुत काम की चीज है। पक्का समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? फिर रिपीट कर देता हूँ लास्ट बार कि ये पॉइंट P है और एक कोई पॉइंट होता Q यहाँ पे, तो ये वेव अगर इधर जा रही है तो P जा रहा है नीचे, Q भी शायद नीचे जा रहा है, क्यों भी नीचे? हाँ नीचे। लेकिन इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में एक फेज का डिफरेंस है। हाँ तो अगर इसका a sin ओमेगा t + phi इसकी इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा t + phi माइनस डेल्टा x बाय k डेल्टा x स्नैपशॉट ले लिया हमने। या ऐसे लिखो, -2 पाई हाँ यस सर, या है समझ में? -x मतलब इसकी इक्वेशन पता थी तो हमें इसकी इक्वेशन पता है, और अगर ये डेल्टा x लैम्डा हो गया तो आइडेंटिकल इक्वेशन आ जाएंगी। लैम्डा बाय 2 हो गया तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है सर x सेम रख के टाइम डिफरेंट करें तो फेज कैसे हो सकता है? x सेम रख के एक टाइम ही पॉइंट डिफरेंट का एक ही पॉइंट हो सकता है। ये बताओ फेज का मतलब ही क्या हुआ? फेज डिफरेंस तो दो पार्टिकल के बीच का है ना, हमेशा से तो लेते हैं। एक पार्टिकल के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं ना, वो तो कर ही सकते हैं। ये sin ओमेगा t + phi हमने इस पूरे टर्म को ही तो फेज कहा था। फिर दो पोजीशंस भी आएंगी। तो दो पोजीशन पे जो फेज आएगा वो ओमेगा डेल्टा t आएगा, और ओमेगा लिखना अभी समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस है ये। देखो ये तो इसी में किया। टाइम पीरियड t में 2 पाई का चेंज आता है तो डेल्टा t में कितने का आएगा? ये तो हम एसएचएम में पढ़ ही चुके हैं ना। हाँ ये काफी। तो अरे हाँ वैसे तो ये तो एसएचएम हो गया ना। अगर तुमने x फिक्स कर दिया तो आपका क्वेश्चन एसएचएम में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर इसको अगर x डिफरेंट है, x डिफरेंट है तो ये वेव्स का क्वेश्चन है, ऐसे सोच लो। और सर वेव यही है ना, ये पैटर्न के चले सर। तरह जा रहा है। पक्का इस पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अगले 7-8 लेक्चर में, हर लेक्चर में कम से कम एक आध बार ये डिस्कशन होगा।
ये वाला पार्ट। सर इसमें मेरे को ये दिक्कत है सर कि इसमें x के टाइम पे है ना, मतलब y और x का ग्राफ है ना ये तो। तब देखो y और x का ग्राफ में ही हम ये c बना सकते हैं। सोचो इस बारे में थोड़ा सा सोचो कि हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेशन आगे जा रहा है, यही तो कह रहे हैं आगे जा रहा है। हाँ सर, ये आगे क्या जा रहा है? स्नैपशॉट। हाँ स्नैपशॉट आगे जा रहा है, सही। ठीक है, y और t में तो पार्टिकल ही नहीं है, एक ही पार्टिकल है, आगे कौन जा रहा है फिर? हाँ वो ऊपर नीचे हो रहा है, y और t में तो ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ। सर लेकिन तो इसमें मतलब आपने डेल फाई बताया, वो ओमेगा डेल एक्स नहीं होना चाहिए था? मतलब सबका x डिफरेंट है, टाइम तो सेम ही है ना। तो ओमेगा टी वाला टर्म कट नहीं जाएगा जब चेंज निकालोगे तो? ओमेगा सबका सेम, टी सबका सेम, कट गया। क्या कर रहे हो यार? हाँ सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन सर आपने इसमें ये x1 है, ये x2 है। अरे यार अब तो बहुत बोर कर दिया तुमने। इसका ये है, इसकी इक्वेशन ये है, घटाना जरा दोनों के फेज को। हाँ ओमेगा डेल। ये आया कि नहीं आया? इसी के को लिखो, और ये कॉमन सेंस लिखा है कि लैम्डा के गैप पे 2 पाई का चेंज, तो x1 माइनस x2 के गैप पे कितना? लीनियर वेरिएशन। समझ गए? हाँ। और जहां तक वो था y-t ग्राफ, तो इसमें फेज डिफरेंस का कोई मीनिंग है नहीं, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड एसएचएम से हम वैसे ही कर लेंगे। यस सर। ठीक है। हाँ सर, और ये फेज का सोचो, फेज की जरूरत कब पड़ेगी? एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्योंकि ये तो तुम्हें ज्यादा सीरियसली लोगे फेज को। एक वेव ये आ रही है ना, यहीं से एक और वेव निकली, ये रिफ्लेक्ट होके फिर आई, तो यहाँ ये 2 वेव मिल गई, पहली वेव और दूसरी वेव, 2 वेव मिल गई। इसने मान लो x1 डिस्टेंस कवर अप किया, इसने x2 और x3 कवर अप किया, तो इसका फेज जो बना वो kx1 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई बना। इसका फेज बना kx2 प्लस x3 ओमेगा टी प्लस फाई बना। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी सर वो फेज डिफरेंस नहीं आ जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद? फिलहाल उसको इग्नोर मारो। तो अब इनमें हम डिफरेंस लेते तो क्या बनता? कुछ kx1 माइनस x2 प्लस x3 ऐसा कुछ बनता। अगर रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली है ना? हाँ कुछ भी मान लो, सभी सेम प्लेन में। तो ये आता, और ये अगर ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया, सोचो तो ये दोनों वेव के मैक्सिमा एक साथ पहुंचेंगे। एम्पलीट्यूड डबल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये ऑड पाई का गैप बन गया, उस समय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कट जाएगी आपस में। ठीक है। सर एम्पलीट्यूड डबल कहना सही है ना? लेकिन x2 प्लस x3 ऐसे ऐड कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस है ना टोटल, टोटल डिस्टेंस एक ही पार्टिकल का डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस है ना। तो जरूरी ऐड हो जाए वेव्स? सर वेव 2 वेव ऐड हो जाए जरूरी है क्या? तुम लोग यार कितने करंट पी रहे हो? ये जरूरी कहां है? नहीं फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था जब वो डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे। सर ये जो चीज आप फेजर्स वाली बता रहे थे ना, इसमें फेजर्स के लिए कुछ कंडीशन होती है कि वो एक्स वाली चीज भी सेम होनी चाहिए, जैसे में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए थी। किसमें? जैसे अपन ने फेजर्स में पढ़ा था ना कि इसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती थी तो अपन ऐड कर पाते थे। हाँ इसमें के पे रिस्ट्रिक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तभी ये सब काम करेगा, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा। फेज डिफरेंस अगर हुआ तो मतलब 2 पाई बाय लैम्डा वाला टर्म भी सेम होना चाहिए ना? बिल्कुल सही पकड़े। एक मिनट, मैं एक चीज देख रहा हूँ। चलो अगली क्लास में दिखाता हूँ। अगली क्लास में इंटरफेरेंस दिखाऊंगा ना, तो कुछ में सिमुलेशन भी इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतनी, आज के लिए इंटरफेरेंस नहीं बात करते हैं, अगली क्लास इंटरफेरेंस के लिए डेडिकेटेड है। चलो एनीवे, अब ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट था स्पीड ऑफ वेव। ट्यूनिंग फॉर √T/μ था। ट्यूनिंग फॉर्क YouTube पे देख लो, ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, देखा नहीं कभी? बहुत बार देखा सर। इसको मार दो, ये वाइब्रेट करता रहता है। हाँ सर, वो उस पे मार पर्टिकुलर वाइब्रेशन में स्कूल में भी है तो ये YouTube पे देख लेना। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सब्सटेंस की। हाँ, ये इसकी खास बात है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट करता है।
सर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या उसकी प्रॉपर्टी रहती है कि खड़ा करके रखें अंदर देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, हाँ सर, ये मैंने रस्सी ऐसी बांधी थी क्लास में, बिल्कुल सर। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे हिलता है, हाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल तो ये कौन से डिस्टरबेंस पैदा हुए? ऐसे गई। अब देखो अगर मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे लगा लिया होता और ये ऐसी स्प्रिंग करी होती, ग्रेविटी नेगलेक्ट कर देता। अब ये दबेगी खिंचेगी दबेगी खिंचेगी, लॉन्गिट्यूडनल आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिंग के केस में हमेशा ट्रांसवर्स आएगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग में सोचो इसकी जगह अगर मैंने रस्सी बांध रखी होती तो क्या दिक्कत आती बताओ? फ्लैग हो जाती अंदर की तरफ जाता तो स्लैक हो जाता। इसीलिए हम स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव ही बात करेंगे, ठीक है सर ये ट्यूनिंग फॉर्क में जो ये मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें हम लोग कुछ करते हैं। अरे ऐसी ज्योमेट्री बनाते हैं कि ये ज्योमेट्री पे आता है। हमारा गुम गया नहीं तो ये ट्यूनिंग फॉर्क को, वो कोचिंग में 2-3 थे पता नहीं कहां गए, ये ट्यूनिंग फॉर्क को तुम जमीन पे कहीं भी हिट करो और मोबाइल में ऑक्सीलेटर पे रिकॉर्ड करो तो ये बिल्कुल सिंगल साइन वेव आती है ऐसी, कितने भी पोर्ट से करे बिल्कुल साइन वेव आती है। मैं अगर आज मंगा पाया तो मैं अगले लेक्चर में, अगले के अगले लेक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है? सर कितना भी फोर्स लगा इसको ले, अगर कहीं पे स्ट्राइक किया अपन ने, हाँ तो इसका स्टेम किस तरीके से वाइब्रेट करेगा? हाँ सर, स्टेम करता है? स्टेम तो हम पकड़ के रखते हैं, ये पकड़ के रखते हैं हाथ में। मतलब मैंने बचपन में क्वेश्चन देखा था कि उसमें ये पूछा था कि अगर इसको किसी रबर पैड पे स्ट्राइक किया जाए तो इसका स्टेम और इसके जो फोक्स है वो कैसे वाइब्रेट करेंगे? तो फोक्स तो उन्होंने दे रखा था मतलब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा, हाँ हाँ, लेकिन स्टेम का उन्होंने लिखा था कि लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करेगा वो। बिल्कुल सही लिखा था, क्योंकि हम यहाँ पकड़ लेते हैं तो यहाँ से जो डिस्टरबेंस आते हैं ना, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाते हैं डिस्टरबेंस के, सिर्फ ये कंपोनेंट बचता है। ठीक है तो उसकी जरूरत कहाँ पड़ी इसकी? नहीं पहले आया था सर पर ये पूछना है कि पहले आप देखा ट्रांसफर क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि स्प्रिंग के केस में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बना रहा है। स्प्रिंग दोनों बना सकता है ना। नहीं पर सर आपने ट्रांसफर सीधे बोल रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सर लॉन्गिट्यूडनल भी तो हो सकता है ना सर, बनाते हो लॉन्गिट्यूडनल भी रहा है स्ट्रिंग में। नहीं सर, स्प्रिंग में तो दोनों हो सकता। कौन मना कर रहा है कि स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर? डिपेंड करेगा ना कैसे लगाया है। ये मैंने कब मना किया कि कौन सा होगा? अरे वीडियो में करके दिखाया था दोनों यार। हाँ सर, सबसे स्टार्टिंग में। नहीं किसी बच्ची समझ गई थी, तुम नहीं समझ पाए। उन्होंने अब मैं आपको क्वेश्चन भेज चल स्पीड आ गई √T/μ, यहाँ तक ठीक है सर? वो लॉन्गिट्यूडनल को आगे पीछे करते हैं ना? ऑब्वियसली आगे। अरे लॉन्गिट्यूडनल नाम लॉन्गिट्यूडनल लंबाई। हाँ सर, यस सर। बचपन में बायो पढ़ी होती दिक्कत नहीं आती सर ये। अलोंग लेंथ। अरे अंग्रेजी भी पढ़ी होती तो भी नहीं आती। दोनों ही नहीं पढ़ी। ट्रांसफर सोशल साइंस में भी आया था उसका उल्टा है। संस्कृत में आया हुआ परपेंडिकुलर बोलने पे। और ये बताओ, ये इसमें नहीं पढ़ा था हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स? ये तो पढ़ा था। ये मैंने अभी जो वीडियो डाला था रिवीजन, उसमें भी बोला था मैंने ये टर्म। हाँ सर, आ गया सर। गजनी के फुल वर्जन। चलो सर ट्रांसवर्स में ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कि हमें कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो अपने बिना डिस्टर्बेंस, मीडियम की वेव कैसी जाएगी? वो तो लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है ना। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब ही है दैट नीड्स मीडियम। वो फिर दोनों में ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी। तो दोनों में मीडियम तो चाहिए। तुम डिस्टर्ब किस चीज को करोगे? पर फिर आपने वो जो पाइप वाला एग्जांपल बताया था ना, पाइप में एयर होती है ना। एयर भी तो एक मीडियम है। एयर भी तो और मीडियम उसमें है। आपने शायद ये कहा था कि ट्रांसवर्स वेव अपन जब ट्यूनिंग फोक को थोड़ा लिटा के रखेंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा कि आप वेव्स को वो कर पाओ, मतलब उसका डिस्टरबेंस ट्रांसफर कर पाओ। क्या था? नहीं बोला था क्या? वो टी में क्वेश्चन आया था काय में कि उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। हाँ सर, एयर में हम कैसे रखें ट्यूनिंग फॉर्क को? वाले में ऐसा सर आपने ये रीजन बताया था कि एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हम खड़ा करके रखेंगे। ऐसा था। साउंड ऐसे जाना है हाँ तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टरबेंस ऐसे होंगे, तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा रखा होगा। हाँ, और अगर ऐसे लिटा दूं, अगर ऐसे रख दो तो डिस्टरबेंस ना के बराबर आवाज जाएगी यहाँ, क्योंकि डिस्टरबेंस तो ऐसे जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो ये है। अच्छा वो पास ही नहीं करेगा। ये तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गई ना ये वाली।
सर एयर में डिस्टरबेंसेस कैसे हो रहे होंगे दूसरे केस में? और ट्रांसवर्स वेव तो एयर में बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? सर अगर पाइप को भी सीधा खड़ा कर दे और ट्यूनिंग फोर्क नीचे से साउंड हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल होता है। अच्छा सर ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे गेटिव पार्टिकल? हाँ अब आगे। अरे यार रुक जाओ यार, ये आगे का है, साउंड आएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक ही दिन सब हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने रस्सी हिलाना सीखे हैं यार। और पहले ही दिन तुम सब सीख लो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब कर लो। सर आप उसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए सर, वो अगर नहीं सेकंड कुछ वीडियो डाले लास्ट वाले की वो मैंने लिखा ही था। अरे यार वो लफड़ा क्या हुआ कि उन्होंने 480p में कन्वर्ट किया और ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी। तो पूरा रहता पहले सही बहुत है ना, तो हुआ ये। और सर वो जो आप जो सिमुलेशन डालते हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, पर बोर्ड वाले की भी थोड़ी सी हल्की सी कम रहती है। हाँ वो पहला वाला ब्राइटनेस बहुत कम थी। नहीं सर आप डिम कर देते हो, शायद उसे डिम कर देते हो आप। किस वाले में? जो येलो वाला बोर्ड वाला रहता है ना सर जो वेवलेट के 1 था ये स्मार्ट बोर्ड में नहीं, स्मार्ट वेवलेट के 1 वाला बोर्ड के पहले जो आपने बनाया, जो ब्लैक बोर्ड वाली होती है। हाँ वो थोड़ी ब्राइटनेस कम थी। स्लिंकी वाला नहीं सही, नॉर्मल जो क्लास रहती है ना उसमें थोड़ा नॉर्मल जो क्लास रहती है ना उसमें थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा वैसा ही रहता है। हाँ ग्रीन बोर्ड पे नहीं आज के में था बस वैसे। सेकंड वाले में तो अच्छी ब्राइटनेस थी, फर्स्ट आज ही हुआ वैसे ऐसा। अरे फर्स्ट वाले में सुनो, फर्स्ट वाले में पूरा रायता फैला था कल। फर्स्ट वाले में ये हुआ था कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे वो कैमरा हिल गया था। कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया था। सर मेरे को पता नहीं, ब्लर दिख रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने उसको ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा के फिर भी मतलब ऐसा कि लेजिबल हो जाए, ऐसा किया। सर मेरे साथ ये होता है कि आपका जो वाली वीडियो होती है ना जो अभी आप डाल रहे होते हो जो लेटेस्ट, सर उसमें 480 का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पता नहीं ये तुम्हारा वो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को मैं तो 720p अपलोड करता हूँ। हाँ सर 1G वीडियो के अंदर बन ही जाएगा ना अपने आप। हाँ सर हाँ हम तो 720 पे देखते हैं। सर फिर मेरे केमिस्ट्री के लिए क्लास वही नहीं बच पाता, नेट कम है। ज्यादा ले लो। एक मिनट YouTube से तुम डाउनलोड कर लो। अगर उसको डाउनलोड तो हमने ऑन रखा है, डाउनलोड करोगे तो जो 720p है ना मुश्किल से 200 MB का होगा। ये सर 250 MB का था 243 MB का। 243 का था। काफी कर रही एल्गोरिदम यूज करता है। हम अपलोड करते हैं ये 1.2 GB के आसपास में, और ये कन्वर्ट करके सर कंप्रेशन बहुत शानदार होता है YouTube सर अपलोड करने में भी तो कितना कम नेट आता है और डाउनलोड कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये कर लेना। तो 720p में ही देखो, क्यों आंखें खराब कर रहे हो? वही तो सर मैं तो शुरू से देख रहा हूं। चलो अब मैं आ रहा हूं। अब थोड़ा ऊधम नहीं करो। √T/μ इसका प्रूफ सर वो स्प्रिंग में टेंशन कैसे निकाला था? HCV में पढ़ लो, फिर मैं अगली क्लास में प्रूफ दे दूंगा। टेंशन से देख लिया था। HCV रीड कर लो, है ना? अगली क्लास में मैं इसका प्रूफ दूंगा। वैसे सर रिंग में अभी फिलहाल बस ये मानो तो हमने रट मारा है कि ये वेव में ट्रांसवर्स वेव बन रही है और इसकी स्पीड √T/μ है। ठीक है सर अगर रट लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा देखो तो क्यूरियोसिटी है, प्रूफ चाहिए तो जाओ, नहीं तो मैं अगली क्लास में एक तरीके से प्रूफ दूंगा ही इसका। तो टेंशन पे डिपेंडेंस जानना है। सर लेकिन हमने जो प्रूफ किया था ना वो बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड के लिए किया था। छोटे एम्पलीट्यूड के लिए भी हम कल भी छोटे एम्पलीट्यूड के लिए प्रूव करेंगे, लेकिन तरीका हमारा थोड़ा और अच्छा होगा। सर म्यू तो समझ में आता है कि इनर्शिया के बेसिस पर हो, टेंशन नहीं आ रही। टेंशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, उतना जल्दी पार्टिकल ऊपर नीचे होंगे, उतना ज्यादा तनाव लगे उन पे। मतलब टेंशन उन्होंने समझाया है कैसे इनर्शिया और इलास्टिक प्रॉपर्टी। सुनो तो कल लगेगा। इसमें मैंने क्वेश्चन लिए थे, जैसे ये रॉड का लिया था कि वेव यहाँ से ऊपर जा रही है। ये x डिस्टेंस पे स्पीड इसकी वेरिएबल थी और कितनी है √T/μ बनता। T कितना होता है इसका mgx/l और μ है m/l √y/g। ठीक है ये वेलोसिटी है। अब पूछा टाइम कितना लगता, तो इसको dx/dt करके √, लेके सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को इसमें जो आपने टेंशन निकाली है सर, इसको उससे नहीं निकाल सकते नीचे वाले का मास से? और कैसे निकाली है? और वैसे तो निकाली। ये mgx/l कैसे लिखा? सॉरी ऊपर वाले के मास से सर, ऊपर वाले। इस पे मैंने ये लिखा है। सर आपने नीचे वाले का मास यूज किया तो उसमें तो y लिखा था ना, y तो अपन ओरिजिन से मानते ना, ओरिजिन ऊपर से था ना।
नहीं क्या नीचे फर्क से पड़ता था। है, मेरी मर्जी में y कहाँ से मानूं यार। नहीं क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में नीचे से था, नीचे से था। अगर ऊपर से नीचे से लेते तो एक ये रिएक्शन ry लेते mg, यहां से आता mg 1 माइनस x बाय l, बन गया वही। हाँ वो ठीक हाँ है, सर क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना सर यहाँ पे। क्यों टाइम गिवन पूछा था है तो क्यों गिवन होना चाहिए, तुम मान लो x किधर है। सर, उसमें दिया था कि वो y के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालना था ना, तो दिया था कि नीचे से दिया भाई, दिया होगा, अगर एक्सप्रेशन पूछा है तो दिया होगा x या y कहाँ से। दिया है। और सर आ गया समझ में। अब एक मिनट जरा ये देखो, ये तुम्हें कुछ देखा देखा लगेगा। ये टंकी खाली हो रही है, x हाइट है, ये वेलोसिटी कितनी आती थी, 2gx। ये a by a तो dx by dt की वैल्यू ये बनता माइनस का a बाय जी सर, उसको और ये क्वेश्चन भी रफली वैसे ही आ रहा है। यहाँ वेलोसिटी है, इसका भी रूट gx आया था, अभी निकाला हमने। हाँ सर। तो दोनों में ही दरअसल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका एक्सीलरेशन g/2 है। ये समझ में आया। सर हाँ सर इसमें आप हाँ इसका वो क्या बोल रहे थे रिटार्डेशन, अरे रुक जाओ, पहले ये बताओ ये मैंने क्या कहा। सर यही समझ नहीं आया ये g/2 वाला। अरे यार वेलोसिटी 2gh होती है, हाँ तो सर एक्सीलरेशन वो g आता है, करा। हाँ सर 2as तो एक्सीलरेशन a आता है। हाँ हाँ इसी को मैं 2g/2 x मान लूं, हाँ तो एक्सीलरेशन g/2 हो गया ना। सही बात है, सही बात है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन g/2। अरे एवरेज है ना, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज सर मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट है पूरा बताइए। तो साइन वेव बन रही है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होती है ना। कोई बात नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी √x के प्रोपोर्शनल है, हाँ तो v dv by dx करो, कितना आएगा। सर 1/रूट कांस्टेंट आएगा। ये बनेगा, हाँ कांस्टेंट आया। हाँ सर और कांस्टेंट डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते थे, k को अंदर भेजो हाँ हाँ a² और इसको 2k²/2x लिख लो। हाँ सर अब √2gh से कंपेयर कर लिया, हाँ सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया। हाँ हाँ अब आया समझ में क्या आ कर गया आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी आपका dx/dt या वेलोसिटी जो भी थी आपकी x पे डिपेंड कर गई, ये x के प्रोपोर्शनल हो गई या लीनियर भी हो गई, a + bx, तो इसको कंपेयर कर लो। हाँ आ गया समझ। हाँ सर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां आ जाएगी और एक्सीलरेशन v/2 हो जाएगा। अब आया समझ। जी सर। और यही वजह थी कि मैंने आपको, जैसे ये हाइट h थी, क्वेश्चन ये पूछा होता कि कब ये 1/3 बचेगा, तो एक तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि dx/dt की वैल्यू -a/√2gx था। बताया एक बार सर, ये इधर ले जाओ, ऑब्वियसली कराया होगा। ये dt इंटीग्रेशन लिमिट h से h/3, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहां इसकी वेलोसिटी अगर v1 होती, यहां वेलोसिटी v2 होती, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। और ये एवरेज मैं क्यों यूज कर पा रहा हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम ऐसा कर पाए। और v1 और v2 ऊपर आ गया 2h/3, v1 आ गया √2gh, ये आ गया √2gh/3 बाय 2 और स्मॉल a बाय a। सर एक्चुअली में डायरेक्ट टाइम निकाल लिया हमने बिना इंटीग्रेशन किए। हाँ सर बिल्कुल। सर एक्चुअली में तो एवरेज हमेशा सही होता है ना, नीचे वाली चीज आप बाय 2 में नहीं लिख पाते। एक मिनट, एवरेज मतलब टाइम के कैलकुलेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी यूज करना सिर्फ तभी सही है जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नहीं मतलब एवरेज मतलब ये तो अपन ने यहाँ पे लीनियर था, इसलिए अपन ने एवरेज अपन ने v1 + v2/2 लिख लिया। नहीं लीनियर नहीं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था इसलिए।
सर मतलब एवरेज हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस एवरेज निकालना आना चाहिए। तो एवरेज फिर इंटीग्रेशन से निकलेगा। हाँ वही तो इंटीग्रेशन करना पड़ा तो फायदा क्या हुआ? हाँ सर, हम यही नहीं कर लेते? वही तो किया फिर। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि यहां से वेव जा रही है, पूछा होता कि मिड पॉइंट तक कब पहुंचेगी। तो यहां पे वेव की वेलोसिटी है √GL, यहां वेव की वेलोसिटी है GL/2, डिस्टेंस कितना है L/2, तो टाइम टेकन इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आ गया समझ में? जी सर। चलो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो हाँ, तो बाकी क्वेश्चन शायद हो सकता है एक आध मैंने ऐसे कराया हो, एक वेव इधर पत्थर गिर रहा है, कराए थे क्या? वो वाला नहीं आया जिसमें वो रिंग घूम रहा था ओमेगा से, वो तो बता उसमें रहा हूँ, ये टेंशन इसमें इस तरह के में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ये तो चल रहा है जो भी था, है ना? इसमें एक बार आप वो वेव्स एक्सप्लेन कर दें, आप क्या कह रहे थे उसमें, मतलब वो समझ में आगे मैथमेटिकली क्या हुआ क्या इसमें, वो वेव समझा दिए, वेव क्या कह रहे थे, वेव मीट करेंगे कैसे? नहीं, मैं तुम्हें तो क्वेश्चन नाम दिया था कि क्वेश्चन क्या था, मुझे याद नहीं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि ऊपर वाले एंड से एक अपन ने रोप बांध रखी थी, एक पत्थर गिराया। नहीं पत्थर नहीं गिराया सर, अलग नहीं गिरे आज, दोनों जगह से ऊपर डिस्टरबेंस दिया था, नीचे डिस्टरबेंस। ओके, ये डिस्टरबेंस मैक्सिमम होगा ऊपर। कहाँ मीट करेगा ये? हाँ सर, ये हाँ तो तो ठीक ऊपर है, अलग रेडियस थी, नीचे अलग रेडियस थी। हाँ वो रेडियस वाला समझ में नहीं। हाँ सर ये तो स्पीड डिफरेंट हो जाएंगी ना, टेंशन तो सेम होगी, क्योंकि इसमें कुछ हमने टेंशन फोर्स लगा रखा होगा, F लगाया था। हाँ सर। हाँ तो टेंशन सेम है, सीरीज में है, इनके खुद के मासेस को नेग्लेक्ट करना। हाँ सर। सर मेरे को इसमें एक चीज पूछनी थी कि नीचे वाले डिस्टरबेंस देने में ऊपर वाले का कुछ मतलब इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट डिस्टरबेंस आएंगे, ये डिस्टरबेंस अलग आएगा, ये डिस्टरबेंस अलग जाएगा। तो अपन ने मतलब अज्यूम करा था, फिर होता ही ऐसा? होता ही है ऐसा सर। ये उसमें सिमुलेशन में भी करके देखा था, तो वो टक्कर भी कर रहे थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपना अपना आगे फिर निकल जा रहे थे कल। हाँ अगले उसमें मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने इंटरफेरेंस का वीडियो बनाया। सर ये टाइम इतना छोटा होता है कि बाद में इंटरफेरेंस जल्दी कर जाते हैं ना। जो भी एरिया पे कैसे डिपेंड करा? टेंशन सेम है, एरिया या रेडियस अलग अलग दी होगी, इसकी रेडियस r होगी शायद, या डेंसिटी दी होगी, क्या दिया था सर? डेंसिटी और एरिया और डेंसिटी दोनों दी थी। सेम था, एरिया r और 2r था, डेंसिटी सेम थी। हाँ तो अब देखो, मास पर यूनिट लेंथ आएगा ρ × πr²। तो λ1/λ2 = 1/4। तो स्पीड का रेशो 2/1। तो ऊपर स्पीड 2v है, नीचे स्पीड v है, और ये स्पीड कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि टेंशन कांस्टेंट है। अब इसके बाद क्वेश्चन था प्योर कॉमन सेंस, रेशियोज। ये रास्ते हैं, इस रास्ते से एक आदमी जा रहा है v से, इस रास्ते से एक जा रहा है 2v से, कहां पे जाके मिलेंगे? 2l/3l/3। तो पहले ये यहां पहुंच जाएगा v वाला, और ये उस समय पे 2v वाला मिड पॉइंट पे ही पहुंचा होगा। अब ये डिस्टेंस दोनों को मिलके कवर अप करना है, L/2 और रिलेटिव वेलोसिटी 3v। हाँ सर। जी सर। ठीक है, कॉमन सेंस था, एक बार स्पीड निकाली उसके बाद ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बन गया। काइनेमेटिक्स वेलोसिटी भी चेंज। अरे वो वहां पे हाँ ओके, हाँ तो सेम हो जाएंगी ना, ये v और v तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने वो गलती कर दी। L/2v। हाँ सर पूरे में ही लगा सकते थे ना रिलेटिव वेलोसिटी का, सीधे उस पॉइंट से इस पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ तक लगा सकते हो जब तक कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी वेरिएबल हो गई ना, दो पार्ट बदल गई ना, 2v के बाद अचानक v आ गई तो दो केस मानने पड़ेंगे, ये केस अलग बाकी अलग। यार ऐसा नहीं हो सकता ये पहुंच जाए वहां पे? अरे यार ये तो दोनों की लेंथ बराबर है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले बॉर्डर पे पहुंचेगा ना, इंटरफेस पे। वो लेंथ नहीं देगा। अच्छा सर, तभी आपने वहां तक निकाल ली ताकि आपको एक ही मतलब फिर आपकी वेरिएबल ना आए, वो सिर्फ आपको v में करना पड़ा सॉल्व। हाँ दो, अरे सिंपल सी बात है। अरे यार तुम लोग ये ट्रक व्रक वाली ये काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा फिर? ये बताओ, ये क्वेश्चन कि ऐसे था, ये इधर आ रहे थे, और ऐसा होता कि इसने कहा कि मैं 10 मीटर चलूंगी और स्पीड अचानक से बदल दूंगी। ये 10 मीटर था, इसकी वेलोसिटी 5 होती, इसकी वेलोसिटी 10 होती, और अचानक से जो ही ये इस ट्रैक पे आया इसने अपनी वेलोसिटी 5 कर ली। अब पूछा होता कहाँ कोलाइड करते, तो कैसे करते?
पहले उसको 10 चला दे। पहले 10 हाँ उसके बाद बचाते, एक होता है। उसके बाद आपस में बीट करते, तब तक ये आगे जा चुका होगा। फिर टॉलरेंस में तोड़ना पड़ता ना। हाँ हाँ ऐसे हाँ किया। ठीक, चलो ये वाला महाफर्जी वाला क्वेश्चन एक ये था कि ये ऐसे घूम रही है तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगी, तो टेंशन आएगी F रेडियल अपॉन 2 पाई, 2 पाई। हाँ टोटल रेडियल है m ओमेगा स्क्वायर r बाय 2 पाई। नहीं देख रहा था, ये देख रहा था। हम t बाय म्यू में इंटरेस्टेड है। रख दो। ए माइक बंद करो। नहीं हमें दिखाओ क्या ये बनता कोई दिक्कत तो नहीं सर? इसमें जहाँ पे अपन ने वो दिए, अपन ने वेव को मतलब डिस्टरबेंस दिए, तो दोनों वेव दोनों सेम पोजीशन से मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगी। हाँ, ये आया t बाय म्यू और ये आया ओमेगा r। तो जो ही हम यहाँ डिस्टरबेंस देंगे ये इधर भी जाएगा साइमल्टेनियसली दोनों जगह जाएगा। इवन किसी भी रॉड में अगर आप इधर डिस्टरबेंस दोगे तो जहां जहां मीडियम होगा हर जगह जाएगा। 2D सरफेस में अगर डिस्टरबेंस तुमने बीच में दिया तो वो चारों तरफ जाएंगे, तो जहां मीडियम होगा वहां जाएगा। और मीडियम के रिस्पेक्ट में ये स्पीड निकली है, ये विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। टेंशन कैसे निकाली रिंग की? ये तो पहले बता चुका हूँ कई बार। हाँ, ये आपने निकाल लो याद रख 2t लेना। इज इक्वल टू, ऐसे बताया तो था कि ऐसे ब्रेक कर लो इसको और यहाँ हाँ, टी सर। मान लो, फिर ये हाँ। बाहर आता फोर्स और 2t sin d थीटा बाय 2। कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ, हाँ सर। या फिर सेमी समझा सर्कुलर था। रिंग में काट लिया था, वो आसान था। हाँ वही, उसमें 2t ज़्यादा इज इक्वल अच्छा टू था। आ गया था। अरे ऐसे ही किया हमने प्रोटेक्सी वर्मा में। ऐसा वाला वही है। चलो हाँ, तो ये हो गई अपनी क्लास का डिस्कशन। सर आपने एक ग्राफ बनवाया था जब आपने स्पीड ऑफ वेव इन स्प्रिंग्स स्टार्टिंग में ही, तो आपने टेंशन की डायरेक्शन बनाई थी ग्राफ में, तो सर उस डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था ना? मतलब है, अगली क्लास में मतलब है। तो सर डायरेक्शन अगर टेंशन अगली क्लास में बात करेंगे टेंशन के बारे में कि टेंशन का क्या रोल है इसमें। अभी सिर्फ एक ही रोल समझ में आया, टी बाय में स्पीड में। ठीक है सर। चलो, तो फाइनल कंक्लूजन, एक फॉर्मूला जो इकलौता आपको याद करना है, एक ये आ गया बस, और दूसरा आ गया एक्स टी में। ये एक कुछ याद रखो, दूसरा अपने आप याद रखेगा, एक्स बाय सी जो भी है, और इसी का स्टैंडर्ड हो गया ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, दोनों का सेम साइन है तो नेगेटिव एक्स है, अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव एक्स है। और ये x मतलब x यहां से पता चल रहा है क्योंकि यहां x लिखा है। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। यहां से पता चला ये x यहां लिखा है और ये y ये है। ये मैंने एक z वाला एग्जांपल भी क्लास में लिया था, शायद उससे समझ में आ गया होगा। यस सर। कि ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बताता है, ये ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन बताता है। और हम बात कर रहे हैं प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव जो सिंगल प्लेन में मूव कर रही है। ये xy प्लेन की वेव है। ठीक, तो अब डीसीटी करोगे तो उसमें काफी मजा आएगा। चलो, तो अब मैं आता हूं अपने पुराना जो होमवर्क था उस पे। होमवर्क टेस्ट था। आपने होमवर्क नहीं था।